जीने की स्ट्रेंथ, दिलों में भरोसा, पढ़ाई में मस्ती और मैथ से प्यार कभी कम नहीं होना चाहिए। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। रिलेशंस चैप्टर में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में बेसिक्स ऑफ रिलेशन देखे, डोमेन रेंज क्या होता है उसके बारे में सीखा। सेकेंड लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन समझने शुरू किए थे और इस लेक्चर में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती हैं। जी हाँ, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, अबे ध्यान से देखिए, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। ध्यान से सुनना भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक आइडिया हमने लास्ट लेक्चर में भी दिया था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होती हैं, अबे ध्यान से सुनो भाई, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होती हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होती हैं और ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होती हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होती हैं, ठीक है ना। और लास्ट में दोस्तों ये भी बताऊंगा कि इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होती है। जी हाँ, लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशंस चैप्टर का। लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होती हैं, इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होती हैं। जी हाँ, अगर आज के लेक्चर में आप लोगों ने ये चारों बातें समझ ली, ये चारों कॉन्सेप्ट्स अगर आपने समझ लिए तो समझना रिलेशंस हो जाएगी एकदम भन्नाट। तो चलिए मूव करते हैं आगे, मैथ्स का ये लेक्चर है, ठीक है। हाँ चलिए आगे कुछ डिटेल्स पहले दे देता हूं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। अप्रैल ऑफ 14 को है ना, अप्रैल ऑफ 14 को आज से कुछ कितने दिनों के बाद, टुडे इज 3rd of अप्रैल, सो 11 दिनों के बाद, 11 डेज के बाद एम 2022 बैच अनअकैडमी पे शुरू हो रहा है। जेई के लिए है ना, बोर्ड्स और जेई के लिए बैच शुरू हो रहा है। मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, अमित सर केमिस्ट्री, अभिलाष सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। ये बैच किन स्टूडेंट्स के लिए हैं? जो 12th क्लास में अभी आए हैं या जो ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है ना, उन स्टूडेंट्स के लिए एम 2022 बैच अनअकैडमी पे चालू होने वाला है, ठीक है ना। बहुत सारी फीचर्स हैं इस बैच के, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, हमारी गाइडेंस होगी, टेस्ट एनालिसिस होगा, पर्सनल गाइडेंस होगी, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है। और हाँ, ये भी ना भूलिएगा कि हमें जो सीरीज चल रही है यादगार सीरीज, इसको तो यादगार बनाना ही है, इसमें तो कंप्लीट कोर्स होगा ही होगा, ठीक है। जी हाँ, प्लस कोर्सेज की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये कुछ कोड है, ठीक है। प्लस कोर्सेज वगैरह अगर कभी लेने हो तो आपको, ठीक है। आइकॉनिक कोर्सेज की ये डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है उसका आइडिया मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दे दिया था, ठीक है ना। एक बार दोहरा लेते हैं है ना, उसके बाद रिफ्लेक्सिव रिलेशन को जो है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दोहराने के बाद सिमेट्रिक रिलेशन पे आएंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन पे आएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन पे आएंगे, है ना। और ये चारों टाइप की बातें समझ में आ गई तो उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। और बता दूं आपको, रिलेशंस चैप्टर एकदम आपकी पकड़ में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। दोस्तों यहाँ पे आज का जो लेक्चर है वो 12th क्लास में रिलेशंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो सारे बेसिक्स को बिल्कुल ध्यान से सीखें, ठीक है, सारे बेसिक्स को एकदम ध्यान से सीखें। तो मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में ये बताया था आपको, कि वो रिलेशन है ना जो ए से ए में डिफाइन हो। यहाँ पे ये बात तो एकदम क्लियरली आपको मालूम चल गई होगी। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी मेंशन किया था। क्या मेंशन किया था? मैंने ये किया था कि ये जो रिलेशंस हम सीख रहे हैं ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गई आपकी, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक रिलेशंस हो गई, इक्विवेलेंस रिलेशंस हो गई, ये सारी जो रिलेशंस हैं ये सीख रहे हैं रिलेशंस ऑन सेट ए, ठीक है ना। ये सारी ए से ए जब डिफाइन होती है रिलेशन, तब इन टाइप की रिलेशंस की चर्चा की जाती है ना, रिलेशंस ऑन अ सेट, है ना, ऑन सेट ए, ठीक है ना। ये एक सेट में ए से ए है ना, एक सेट में मतलब ए से ए, मतलब सेम सेट से सेम सेट में रिलेशंस डिफाइन हो, वहां पे कैटेगराइज किए जाते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशंस। क्लियर है जी एकदम। तो हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने क्या सीखा था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने सीखा था कि अगर एक सेट में मान लो 3 एलिमेंट्स हैं, चंटू, बंटू, घंटू,
है ना, एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, चिंटू बंटू घंटू। तो एक रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनने के लिए एक एलिमेंट की खुद से मैपिंग होनी जरूरी है ना। चिंटू की मैपिंग चिंटू से होनी जरूरी है, बंटू की मैपिंग बंटू से होनी जरूरी है और घंटू की मैपिंग घंटू से होनी जरूरी है। एक सेट के सारे एलिमेंट्स की खुद से मैपिंग होनी जरूरी है। उसके बाद किसी और एलिमेंट से मैपिंग हो तो चलेगा, ना हो तो चलेगा, कोई परेशानी हमको नहीं है ना। किसी और एलिमेंट से इस एलिमेंट की अगर मैपिंग हो तो चलेगा, खुद से मैपिंग होनी हर एलिमेंट की जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको एकदम क्लियर होगा ना। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। यहाँ पे ये कंडीशन चाहिए बस, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है ना, मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, है ना। इसी बात को थोड़ा मैथमेटिकल अंदाज में भी लिख के दिखा देता हूं, मालूम होना चाहिए। देखिए है ना, रिलेशन जो है ना वो डिफाइन हो रखी है ए से ए में, है ना। रिलेशन ए से ए में डिफाइन हो रखी है। अगर इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनना है देन ए कोमा ए को रिलेशन में होना चाहिए, है ना। इफ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए इज रिफ्लेक्सिव, अगर ये रिफ्लेक्सिव है, बात ध्यान से सुनना, अगर ये रिफ्लेक्सिव है ना, अब अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो ए कोमा ए को रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है ना, ए कोमा ए को, मतलब जैसे सेम एलिमेंट से जो है ना खुद से जो है वो मैपिंग होनी जरूरी है। ए की मैपिंग ए से होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, है ना। ये बात यहाँ पे समझनी जरूरी है। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये बेहद इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हर एलिमेंट के ना फॉर एवरी ए, है ना। कैपिटल ए सेट में बिलोंग करने वाला एलिमेंट है स्मॉल ए की, हर स्मॉल ए की, ये सिंबल किसका होता है, फॉर एवरी का सिंबल होता है ना। ये आपको मालूम भी होगा, नहीं मालूम तो यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ दोस्तों में, ये फॉर एवरी का सिंबल होता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए में पाया जाने वाला हर एलिमेंट की रिलेशन खुद से होनी चाहिए। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ए कोमा ए टाइप का एलिमेंट रिलेशन में होना चाहिए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। बात समझ में आ गई। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन जो है ना वो एकदम अपने को क्लियर है। और लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, है ना। क्वेश्चन क्या दिया था कि बताओ ए से ए में, अगर मान लो सेट ए है ना, यहाँ पे ये बता दो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितनी पॉसिबल होंगी, ये बात बता देता हूँ। कि मान लो एक सेट ए है, यहाँ पे यही सेट ले लेते हैं, चिंटू बंटू घंटू वाला, ठीक है, 1 2 3 भी ले सकते हैं इसके अंदर, है ना, एक ही बात है, चिंटू बंटू घंटू ले लेते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि कितनी रिलेशंस डिफाइन की जा सकती है ना, नंबर ऑफ कितने रिलेशंस, मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस यहाँ पे पूछा गया है, number of reflexive relations that can be defined, number of reflexive relations that can be defined from set A to A, that can be defined from set A to A। सेट ए से लेकर के ए तक कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को डिफाइन किया जा सकता है। भाई ये तो मैंडेटरी है कि सी की मैपिंग सी से होनी चाहिए, बी की मैपिंग बी से और जी की मैपिंग जी से होनी, ये तो मैंडेटरी है ना। अब ये देखो, है ना, अब सी की मैपिंग सी से तो होनी ही चाहिए, है ना। अब सी की मैपिंग बी से हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दो पॉसिबिलिटी हो गई, है ना। सी की मैपिंग बी से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, है ना, दो पॉसिबिलिटी हो गई। सी की मैपिंग जी से हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो दो पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि सी की मैपिंग के टोटल 4 तरीके हो गए। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की थ्योरी का इस्तेमाल करके ये बात समझ में आ जाती है, एक काम को करने के 2 तरीके हैं, दूसरे काम को करने के फिर से 2 तरीके हैं, उस काम को इकट्ठा करना है तो 2 × 2 टोटल 4 तरीके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि सी को सी से तो होना ही चाहिए मैपिंग, उसके अलावा बी से मैपिंग होने के 2 तरीके हैं, या तो मैपिंग होगी या नहीं होगी ना, तरीके 2 हो गए। जी से मैपिंग या तो होगी या नहीं होगी, फिर से 2 तरीके हो गए, तो ओवरऑल कितने हो गए, 2 × 2 4, है ना, टोटल 4 तरीके हो गए, ठीक है। तो सी की मैपिंग के टोटल 4 तरीके हैं, तो सी की मैपिंग के टोटल 4 तरीके हैं, तो दोस्तों बी की मैपिंग के भी 4 तरीके होंगे और जी की मैपिंग के भी 4 तरीके होंगे ना। तो 4 × 4, है ना, 4 × 4 × 4, है ना। तो ये हो गया आपका 64 रिलेशंस डिफाइन की जा सकती हैं जो रिफ्लेक्सिव हों, है ना। टोटल रिलेशन कितनी बन सकती थी, ध्यान से सुनो, टोटल रिलेशंस कितनी डिफाइन की जा सकती थी ए से ए में, 2 की पावर
ए में कितने एलिमेंट हैं 3 है ना, फिर बी भी ए ही है, उसमें कितने एलिमेंट हैं 3, तो 2 की पावर 9, टोटल 2 की पावर 9 रिलेशंस। 2 की पावर 9 कितना होता है, ये होता है आई थिंक 512, ठीक है ना, 2 की पावर 9 होता है 512, टोटल 512 रिलेशंस डिफाइन की जा सकती हैं, है ना। ए से ए में टोटल 512 रिलेशंस डिफाइन की जा सकती हैं। उन 512 रिलेशंस में से दोस्तों मात्र 64 रिलेशंस ही ऐसी होंगी जो रिफ्लेक्सिव हो, 64 रिलेशंस ऐसी होंगी जो रिफ्लेक्सिव हो, और 512 माइनस 64 कर देंगे तो नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अपनी निकल के आ जाएंगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशंस 448 निकल के आएंगी, नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकल के आ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इन जनरल अगर अपन बात करते हैं ना, इन जनरल अगर अपन बात करते हैं, इन जनरल देखो, इन जनरल अगर बात करते हैं, एक सेट है मान लो ए, है ना, ध्यान से सुनना, एक सेट है ए, ठीक है, ए से ए में हमें रिलेशन डिफाइन करनी है ना, और सेट ए में मैंने दे दिए n एलिमेंट्स, ठीक है ना, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a3 है, ऐसे करके, और ये यहाँ पे an हो गया, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैंने सेट ए में लिखे हैं, अबे ध्यान से देख लो भाई तुम जो है वो ध्यान नहीं लगा रहे हो इधर, क्यों, ध्यान से देख लो, बातें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए में टोटल n एलिमेंट्स हैं, है ना, सेट ए में n एलिमेंट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी a है तो इसमें भी भाई n एलिमेंट्स होंगे, है ना। कॉपी कर देता हूं, ये कर दिया कॉपी मैंने, ठीक है। तो सेट ए से ए में रिलेशन डिफाइन यहां पे की गई है। सवाल ये उठता है कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइन की जा सकती है ना, मैंने पूछना चाहता हूं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस यहां पे बताइए कितने डिफाइन की जा सकती हैं। जनरल बात पूछना चाहता हूं मैं आपसे, ठीक है, मैं आपसे जनरल बात पूछना चाहता हूं कि कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस डिफाइन की जा सकती है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस that can be defined from A to A, that can be defined from A to A, है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो हैं वो n है, ये बात यहाँ पे गौर फरमानी है, ठीक है। कितने रिलेशन डिफाइन की जा सकती हैं, तो अभी देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर बनाना है, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो a1 की मैपिंग a1 से तो होनी चाहिए, a2 की मैपिंग a2 से तो अपने साथ, हर एलिमेंट की अपने साथ मैपिंग तो होनी चाहिए, ये बात बता देता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे a4 आएगा, ये a4 है, हर एलिमेंट की अपने साथ तो मैपिंग होनी ही चाहिए, उसके अलावा मैपिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर मैं A1 को पकड़ के देखूं, अगर मैं देखूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहे, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहे, A1 किन किन से मैपिंग कर सकता है, A1 की A1 से मैपिंग तो 100% होनी चाहिए, उसके अलावा A1 A2 से मैपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, A3 से मैपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ऐसे करते करते हर एलिमेंट से मैपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, रिलेशन मेरी रिफ्लेक्सिव रहेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बात ये हुई कि A1 जो है वो A2 के साथ अगर हम देखें A1 जो है अगर हम A2 के साथ देखें तो दो पॉसिबिलिटी है ना, दो पॉसिबिलिटी है, मैपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। A3 के साथ देखें दो पॉसिबिलिटी है, मैपिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। यूं करते करते AN के साथ देखें, ऐसे करते करते दो पॉसिबिलिटी है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। यहाँ पे टोटल A2 से लेकर के AN कितने एलिमेंट्स हुए, n-1 एलिमेंट हुए। तो दोस्तों ये बात यहाँ से ये n-1 टाइम्स, ये दो कितनी दफे आए हैं, n-1 दफे आए हैं। तो दोस्तों ये बात एकदम क्लियर है कि 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 इतने पॉसिबिलिटी हैं, 2 की पावर n-1 पॉसिबिलिटी हैं, 2 की पावर n-1 पॉसिबिलिटी हैं, 2 की पावर n-1 पॉसिबिलिटी हैं जिनमें A1 जो है वो मैपिंग कर सकता है ना। A1 के मैपिंग करने की पॉसिबिलिटी हमने निकाल ली, 2 की पावर n-1 है, ठीक है जी। तो चलो अपने को समझ में आ गया, A1 2 की पावर n-1 तरीकों से मैपिंग कर सकता है सच दैट रिलेशन आपकी रिफ्लेक्सिव रहे, ठीक है जी। और A2 जो है, A2 भी 2 की पावर n-1 तरीकों से, 2 की पावर n-1 तरीकों से मैपिंग कर सकता है और रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव रहेगी। और यूं करते हुए A3 A4 AN है ना, टोटल n एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर n-1 2 की पावर n-1 2 की पावर n-1 करते करते हमारे पास n टाइम्स क्या आ जाएंगे,
n टाइम्स आ जाएंगे 2 की पावर n माइनस वन, है ना, n टाइम्स 2 की पावर n माइनस वन आ जाएंगे, तो n टाइम्स 2 की पावर n माइनस वन आ जाएंगे, तो इतने वो नंबर ऑफ वेज हुए, इतने वो नंबर ऑफ वेज हुए जिससे हमारे रिलेशन रिफ्लेक्सिव बनेगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इसको अगर अपन देखेंगे सोल्व करके तो कितना आएगा, 2 की पावर n माइनस वन और पूरे की पावर कितनी आ गई, n आ गई। अब ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर आ गई हमारे पास n इंटू n कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस n। तो आपके सामने फॉर्मूला एकदम तैयार कर दिया मैंने, है ना, एकदम मस्त भन्नाट फॉर्मूला तैयार कर दिया। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन दोस्तों को भी निकालनी हो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालनी हो, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालनी हो तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर किसी सेट ए में, बता दूं आपको, अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हो अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हो, अगर किसी सेट ए में n एलिमेंट्स हो, तो a से a में रिलेशन डिफाइन करनी हो और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, उसकी 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n तरीके होंगे। 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n नंबर ऑफ रिलेशंस होंगी जो रिफ्लेक्सिव हो सकती हैं, डिफाइन की जा सकती हैं सेट ए से a में। ठीक है, आई होप आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का पूरा तांडव आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, मूव करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे। ठीक है, आइए मूव करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे। ठीक है ना, हाँ, सिमेट्रिक रिलेशन पे ये हमारी क्या थी, मैंने ये रिवाइज करा दी थी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, ये 3rd नंबर की रिलेशन हम देख रहे थे, है ना। इससे पहले मैंने आइडेंटिटी रिलेशन करा दी थी आपको, यूनिवर्सल रिलेशन भी करा दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं 4th नंबर की रिलेशन। ठीक है ना, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी, सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। कल बहुत मज़ा आया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं कि क्या कमेंट किए हैं कि यार आंसर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन वाले क्वेश्चन का आंसर बताया है। ठीक है, तो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, वो एक अच्छी बात है कि आप लोगों ने 12th का जो कोर्स है उसको सीरियसली करना चालू कर दिया है और कमेंट्स जो है आपने जो क्वेश्चन मैंने पूछे उसके आंसर्स कमेंट किए हैं। इसी प्रकार से जो भी मैं चीज़ें पूछूं कमेंट करके मुझे बताते रहें, मुझ तक बात पहुंचाते रहें, ताकि मुझे ये समझ आता रहे कि हाँ, आप लोग सीरियसली इस कोर्स को कर रहे हो, है ना। इस कोर्स को हमें यादगार बनाना है, हमारी पूरी कोशिश है कि बेस्ट कंटेंट दें, बेस्ट तरीके से वो कंटेंट दें, ताकि आपके भेजे में वो कंटेंट सीधा सीधा पहुँच पाए। ठीक है, हाँ, कुछ लोग जो है और भी कई सारे सवालात करते रहते हैं कमेंट्स में, तो टाइम टू टाइम मैं उनके भी उत्तर देता रहता हूँ। तो यू कीप कमेंटिंग योर क्वेश्चंस और कम्युनिकेट करते रहें और मैं आपसे कम्युनिकेट करता रहूँगा और आपके सवालों के जवाब देता रहूँगा। ठीक है, हाँ, तो बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस की। ठीक है ना, कि कैसे रिलेशन को सिमेट्रिक बोलेंगे। बात एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना। ये तो तय है कि रिलेशन ए से ए सेट में डिफाइन होगी। ठीक है ना, यहाँ जो हम रिलेशंस पढ़ रहे हैं, ये टाइप ऑफ रिलेशंस में जितने भी रिलेशंस पढ़ रहे हैं, ये ए से ए में डिफाइन होने वाले रिलेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। आज जितनी भी मैं बात कर रहा हूँ वो सेट ए से ए में डिफाइन होने वाले रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक रिलेशन आर है ना, जो सेट ए से ए में डिफाइन की गई है। सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं? सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो हैं मुन्ना भैया, कालीन भैया और गुड्डू भैया। ठीक है ना, 3 चैंपियंस, है ना, मिर्ज़ापुर के 3 चैंपियंस। ठीक है, मुन्ना भैया, कालीन भैया, गुड्डू भैया, है ना। कालीन भैया को तो गोली लग गई थी, अभी मिर्ज़ापुर 3 आएगा ना, मिर्ज़ापुर 3 आएगा ना, उसमें देखते हैं कालीन भैया क्या करते हैं, पुराना दबदबा है या नहीं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इस सेट में कौन है भाई, मुन्ना भैया, गुड्डू भैया। अच्छा, गुड्डू भैया पहले लिख दिए, नहीं, पहले कालीन भैया ना, मिर्ज़ापुर की गद्दी पे कालीन भैया बैठे हैं, फिर गुड्डू भैया बैठे हैं। ठीक है, हाँ, तो ए से ए में, है ना, ए से ए में सिमेट्रिक रिलेशन आपको समझनी है, ध्यान से सुनना बात को। सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन होती है, ये बात शुरू हो चुकी, बात ध्यान से सुनना। सिमेट्रिक रिलेशन वो रिलेशन होती है जिसमें अगर मुन्ना भैया कालीन भैया से रिलेटेड हैं, मुन्ना भैया कालीन भैया से रिलेटेड अगर हैं, तो कालीन भैया को भी मुन्ना भैया से रिलेटेड होना चाहिए। अगर मुन्ना भैया कालीन भैया से रिलेटेड हैं, तो कालीन भैया को भी
मुन्ना भैया से रिलेटेड होना चाहिए। इतनी सिंपल सी डिमांड है। अब तुम पूछोगे अगर रिलेटेड नहीं है, भाई अगर रिलेटेड नहीं है तो फिर कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इतनी सी कंडीशन है, यहां पे लिख रहा हूं इस बात को, उसको भी समझें, डायग्रामेटिकली भी समझें, पूरी बात समझ में आ जाएगी। फिर एग्जाम्पल भी दूंगा और भन्नाट तरीके समझ में आ जाएगी। एक दफे में ही सिमेट्रिक रिलेशन को हमें समझना है। क्या है कि अ रिलेशन आर such that it is defined from set A to A is said to be symmetric if A comma B if A comma B is present in the relation, then B comma A must be present in the relation. B comma A must belongs to the relation. बात समझ में आ रही है आपको? If A comma B अगर रिलेशन में हो तो B कोमा A को भी रिलेशन में होना चाहिए। मुन्ना भैया कालीन भैया से अगर पेंच फंसाएंगे तो कालीन भैया भी मुन्ना भैया से पेंच फंसाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर तुम मुझसे रिलेटेड हो और मैं तुमसे ना हूं तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगी। अगर तुम मुझसे हो मैं तुमसे हूं, वो रिलेशन हमारी सिमेट्रिक रिलेशन होगी, देवी और सज्जनों। समझ में आ गई बात? ये डेफिनेशन है सिमेट्रिक रिलेशन की। अगर गुड्डू भैया कालीन भैया से रिलेटेड हैं तो कालीन भैया को भी गुड्डू भैया से रिलेटेड होना चाहिए। अब ये सिमेट्रिक बनी है। आप देख लीजिए ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्योंकि इसमें A कोमा B रिलेशन में जो एलिमेंट है तो B कोमा A भी है, B कोमा A भी है। A कोमा B रिलेशन में है तो B कोमा A भी रिलेशन में है। समझ में आई क्या? आ गई होगी समझ में, नहीं आई तो समझ लीजिए इधर। तो मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए मैं कुछ और रिलेशन बना रहा हूं, है ना। ये तो देखो कहानी समझ में आ गई। एग्जांपल्स देखते हैं एग्जांपल्स देखते हैं, चलो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए पहला एग्जांपल, एक सेट है। एक सेट में कौन है? बाबूजी और मकबूल, है ना। कौन है? बाबूजी और मकबूल। बाबूजी और मकबूल है ना। बोल रहे हैं मिर्जापुर 3 आएगा, है ना। एक्साइटिंग है कि नहीं है ना। मिर्जापुर 2 तो मैंने कितनी बार देखा था? 10 बार नहीं 11 बार देखा था, पूरा निपटा दिया था। मस्त है। तुमको नहीं निपटाना चाहिए लेकिन, ठीक है ना। अभी उम्र नहीं है मिर्जापुर देखने की। बाबूजी मकबूल, बाबूजी मकबूल। मकबूल इज रिलेटेड विद मकबूल। बस बताओ ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? सवाल पूछ रहा हूं आपसे, बताओ ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? बताओ ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या? दूसरा, ये R1 है, ये R2 ले लेते हैं सेट B से B में, ठीक है। इसमें भी बाबूजी मकबूल हैं, बाबूजी मकबूल हैं। कोई किसी से रिलेटेड नहीं है, वॉइड रिलेशन यहां पे है। कोई एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है, वॉइड है रिलेशन। बताइए सिमेट्रिक है क्या? सोचिए जरा, भेजा लगाइए, सोचिए। थर्ड रिलेशन R3 सेट C से सेट C में। इसके एलिमेंट्स कौन है? गुड्डू भैया और स्वीटी और मुन्ना भैया। अरे 3 हो गई ये तो। गुड्डू भैया, स्वीटी और मुन्ना भैया। स्वीटी भी आ गई भाई। तो
इसमें सीन क्या है, गुड्डू भैया इज रिलेटेड विद स्वीटी, स्वीटी इज रिलेटेड विद गुड्डू भैया, एंड मुन्ना भैया तो भाई खुद से रिलेटेड है बेचारा, है ना, मुन्ना भैया इज रिलेटेड विद मुन्ना भैया। बताओ R3 मेरी सिमेट्रिक रिलेशन है कि ना। फोर्थ सेट डी है, डी फॉर डॉग, डॉग, ठीक है, डॉग समझते हो ना, कुत्ता। डी, डी फॉर डोंकी भी होता है, डॉग भी होता है। सेट डी में कौन कौन है, ऑल डोंकीज, मकबूल भैया, कालीन भैया, और वो कौन है ABCD वाले भैया, कौन थे वो, जो भी थे, और मुन्ना भैया लिख दे, क्या क्या लिखे, और लिख देते हैं बाबूजी, लिख देते हैं ये लो, मुन्ना भैया, कालीन भैया, बाबूजी, ठीक है। अब इस रिलेशन में सीन क्या है, ऐसा सीन है, मुन्ना भैया इज रिलेटेड विद मुन्ना भैया, कालीन विद कालीन, एंड बाबूजी विद बाबूजी। बताओ ये जो चार रिलेशन मैंने लिखी हैं कौन सी सिमेट्रिक है और कौन सी सिमेट्रिक नहीं है, कौन सी सिमेट्रिक है और कौन सी सिमेट्रिक नहीं है, अब बताइए जरा। यहां पे फर्स्ट वाले रिलेशन सिमेट्रिक है, ये आपको समझना होगा, ये सिमेट्रिक है दोस्तों, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि इसमें M इज रिलेटेड विद M, तो फिर रिवर्स में M मस्ट बी रिलेटेड विद M, है ना, तो फिर वो तो रिलेटेड है ही, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ये भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इंटरेस्टिंग बात है, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन, लोग चकमा खा जाते हैं, बोलते हैं कि सिमेट्रिक नहीं है, अरे बाबा ये सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि रिलेशन R2 क्या है, रिलेशन R2 एक वॉइड रिलेशन है, रिलेशन R1 क्या है, रिलेशन R1 क्या है, इसमें एलिमेंट M, M है बस, है ना, तो यहां पे A इज रिलेटेड विद B, है ना, तो B भी A से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखो क्या लिखा है, डेफिनेशन ध्यान से देखोगे, यहां लिखा है इफ ऐसा हो तब ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा ना हो तब ऐसा होना जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। R3 देखते हैं, R3 है ना, R3 में क्या सीन है, G S के साथ रिलेटेड है, S G के साथ है, M M के साथ है, ये भी सिमेट्रिक रिलेशन हो गई, ये रिलेशन भी सिमेट्रिक रिलेशन हो गई। काहे को हो गई, क्योंकि G S से है तो S G से है, M M से है तो M M से है, नो प्रॉब्लम, A B से है तो B A से होना चाहिए, है भी सही यहां पे। R4 रिलेशन, R4 क्या है, थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं, है ना, M M, कालीन जी हैं यहाँ पे, कालीन भैया, ठीक है जी, तो A B से B A से, A B से B A से, तो ये भी यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन को ये सेटिस्फाई कर रही है। सिमेट्रिक रिलेशन है, ये भी हमारी सिमेट्रिक रिलेशन है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा होता, यहाँ से अगर मैं ये वाली कड़ी हटा दूं, है ना, अगर मान लो यहाँ पे मैं ये हटा दूं, S का G से रिलेशन हटा दूं, है ना, S का G से हटा दूं, तो ये जो रिलेशन बनी है अब ये सिमेट्रिक नहीं बनी, है ना, नोट असिमेट्रिक रिलेशन। क्यों, क्योंकि G S से है, S G से नहीं होगा, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं रही है, ठीक है। तो एक रिलेशन कब सिमेट्रिक होगी कब नहीं होगी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट रिलेशन इज रिलेशन नंबर 5, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन समझते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है। पहले एक बार डेफिनेशन लिख रहा हूं, है ना, अ रिलेशन आर सच दैट डिफाइंड फ्रॉम A to A is said to be, अच्छा यहाँ पे मैंने इस डेफिनेशन में क्या लिखा, हाँ वैसे लिख देता हूँ, where A, B belongs to set A, ठीक है जी। A relation R defined from set A to A is said to be transitive
is said to be transitive relation is said to be transitive if पे ध्यान दें, if A comma B is in the relation and B comma C is in the relation, then A comma C must be present in the relation। ये डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को मैं यूं समझता हूं कि ये है A, ये है B और ये है C। A अगर B से रिलेटेड हो और B C से रिलेटेड हो, इतनी कंडीशन अगर है, इतनी कंडीशन रिलेशन में प्रेजेंट है, तो उसके बावजूद उसके बाद ये कंडीशन प्रेजेंट होनी आवश्यक है। ये होगा तो ये होना चाहिए, तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगी। अगर ये नहीं होगा तब ये होने की जरूरत नहीं है। यहां पे बात समझनी है, ये डायग्राम सा बना दिया मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर A कोमा B रिलेशन में प्रेजेंट है, B कोमा C रिलेशन में प्रेजेंट है, तब ये जरूरी है कि A कोमा C को भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी उसको ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। अगर A कोमा B और B कोमा C, A कोमा B एंड B कोमा C रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, फिर A कोमा C प्रेजेंट हो या ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन ट्रांजिटिव बोली जाएगी। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है कि A कोमा B अगर रिलेशन में है, B कोमा C है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए A कोमा C रिलेशन में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेकर के मैं तुमको बताता हूं, एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं मैं तुमको, है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। कंसीडर सम रिलेशंस ऑन सेट ए। कुछ रिलेशंस ले लेते हैं सेट ए में, और सेट ए क्या है? सेट ए है आपका 1 2 3, ये 3 एलिमेंट से बनने वाला सेट है, ठीक है। कुछ रिलेशंस ले लेते हैं, जैसे मैं कुछ रिलेशंस ले रहा हूं आपके सामने, R1 है, R2 है, R3 ले लेता हूं, R4 ले लेता हूं दोस्तों, R5 ले लेता हूं, R6 ले लेता हूं। यहाँ पे मैं 6 अलग अलग रिलेशन लिख रहा हूं जो सेट ए में डिफाइन की गई हैं। आपको मुझे ये अलग अलग जो रिलेशंस हैं बताना है, कौन सी रिलेशन ट्रांजिटिव होगी, कौन सी रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगी, है ना। अलग अलग रिलेशन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया 1, 1 है ना, 1, 1, 2, 2 है ना, 2, 3, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। R2 में लिख दिया 2, 3, 3, 1, 2, 1, ठीक है। क्या लिख दिया? 2, 1 है ना, 2, 1 करेक्ट है जी। R3 में लिख दिया 2, 3, 3, 1, 1, 2, ठीक है। R4 में लिख दिया नल रिलेशन, इसमें लिख दिया सिर्फ 1, 2, ठीक है। R6 में लिख दिया 1, 2, 2, 2, ठीक है। बताओ कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव है और कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। एक और रिलेशन लिख दिया R7, सॉरी तबीयत थोड़ी खराब है मेरी, मौसम में बदलाव होता है तो परेशानी होती है। R7 रिलेशन लिख दी मैंने एक 1, 2, 2, 3, ठीक है जी। ये 7 रिलेशन लिख दी। बताओ कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव है और कौन से रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। यहाँ पे पहली रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव होने के लिए कंडीशन क्या चाहिए? A, B और B, C हैं, तब A, C प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 1, 1 है ना, तो ऐसा ये 2, 2 है और ये 2, 3 है। तो यहाँ पे जो A, B और B, C वाला जो सीन बन रहा है ना, ये पेयर होना चाहिए ना, ये पेयर होना चाहिए, तब जाके इस पेयर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो सीन बैठ रहा है वो यहाँ बैठ रहा है। देखो ये A ले लिया मान लो, है ना, देखो ऐसा ले लो आप, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, ठीक। A, B है और यहाँ पे देखो B2 है, तो ये B, C हो गया, है ना। A, B, C है, तो A, C मतलब 2, 3 होना चाहिए ना। 2, 3 और 2, 3 यहाँ प्रेजेंट भी है भाई। A, B है, B, C है, तो A, C रिलेशन में होना चाहिए। A, C बोले तो 2, 3, तो B और A तो बराबर है ना, तो ये A, C यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। R1 जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है।
ये बात समझनी है ना। ए कोमा बी कोमा सी का देखो पेयर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ए कोमा सी भी होना चाहिए और वो है यहाँ पे, ये खुद ए कोमा सी भी है, ठीक है। अब एक सेट में कोई भी एलिमेंट दो बार नहीं लिखते, ठीक है ना। तो इसलिए 2,3 को दो बार थोड़ी लिखेंगे अपन, एक बार ही लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे ये वाला रिलेशन देखते हैं, R2 देखते हैं। देखो यहाँ पे ए कोमा बी है ना, ये दोनों जब सेम आए तब अपने को चेक मारने की जरूरत होती है, ठीक है ना। क्योंकि ये ए कोमा बी का काम करेगा, ये बी कोमा सी का काम करेगा, है ना। ए कोमा बी है, बी कोमा सी है, तो ए कोमा सी भी होना चाहिए। ए कोमा सी बोले तो 2,1 होना चाहिए। 2,1 यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे 2,1 बिल्कुल है जी, है ना। यहाँ पे बिल्कुल है 2,1, तो अपना काम हो गया। तो इसका मतलब ये रिलेशन भी जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होगी, ठीक है ना। ये रिलेशन भी कैसी होगी, ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। क्लियर हो गई बात, है ना। यहाँ पे क्या सीन बन रहा है, यहाँ पे देखो इसका सीन बन रहा है। देखो ये ए कोमा बी ले लो, इसको ले लो आप ए, इसको ले लो बी, है ना। और ये बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी का सीन यहाँ बन रहा है ना। अगर ए कोमा बी कोमा सी का सीन बने तब ए कोमा सी होना चाहिए। तो ए कोमा सी बोले तो 2,1 होना चाहिए। यहाँ पे तो 2,1 नहीं है, यहाँ तो 1,2 है। तो इसका मतलब भाई ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव हमारी नहीं है ना। दिस रिलेशन इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। R4 ट्रांजिटिव है विदाउट एनी डाउट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए कोमा बी और बी कोमा सी है ही नहीं, तो ए कोमा सी भी नहीं है, क्या परेशानी है ना। यहाँ पे ये है कहना कि अगर ये दोनों मौजूद हो तब इसका होना जरूरी है, ये ना हो तब फिर ये हो ना हो कोई टेंशन नहीं है, ट्रांजिटिव हो जाएगी। ये हो तब इसका होना जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन होगी। ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन होगी क्योंकि इसमें ए कोमा बी कोमा सी प्रेजेंट ही नहीं है, नहीं प्रेजेंट है तो ए कोमा सी का होना जरूरी है ही नहीं। तो ये रिलेशन हमारी क्या होगी, ट्रांजिटिव रिलेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ए कोमा बी अगर ले लें, है ना, तो ये बी कोमा सी ले लें, तो ए कोमा सी प्रेजेंट होना चाहिए। ए कोमा सी बोले तो मतलब ए कोमा सी बोले तो 1,2 प्रेजेंट होना चाहिए। 1,2 तो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन हो गई ये क्या हो गई, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गई। ध्यान से सुनना बातों को, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गई, है ना। मेरी बातें अगर आपको समझ में ना आए, वीडियो को, इस सेशन को पीछे करें, है ना, बार बार सुने, बार बार देखें। ट्रांजिटिव रिलेशन वाली कहानी बेहद इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। करेक्ट है जी। R7, इसको अगर मैं ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, है ना, 1 को ए ले लिया, इसको बी ले लिया, तो ये बी 2b है, तो ये 2b ऑटोमेटिकली बी हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए कोमा बी कोमा सी है, मौजूद है, तो ए कोमा सी को भी होना चाहिए। 1,3 को रिलेशन में होना चाहिए, मगर नहीं है, नहीं है तो भाई काट देंगे, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन की दोस्तों थ्योरी ये है कि, फिर से बता दूं, इफ ए कोमा बी एंड बी कोमा सी आर प्रेजेंट इन द रिलेशन देन ए कोमा सी मस्ट बी प्रेजेंट इन द रिलेशन, ठीक है ना। अदरवाइज कोई समस्या नहीं है। आई होप आपको ट्रांजिटिव रिलेशन तक की कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता दिया आपको, है ना। बार बार इन रिलेशंस को आप समझने का प्रयास करें और समझें। मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी आगे, तो डिटेल में आपको बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। नंबर 6 पे आपको बता रहा हूं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होती है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, है ना। सिंपल सी बात है। अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए is said to be इक्विवेलेंट। यहाँ पे ए सेट को मैंने रेफर किया है किसी जनरल सेट से ना, वैसे ही किसी रैंडम सेट से, है ना। इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन if it is symmetric, सबसे पहले लिख लेते हैं रिफ्लेक्सिव, if it is reflexive, symmetric and transitive। ऐसी रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों होनी चाहिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। एक रिलेशन तीनों होनी चाहिए, है ना, तीनों होनी चाहिए, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। ऐसे रिलेशन जो आपकी रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना।
ऑब्वियस सी बात है, सेट ए से ए का मतलब है यहाँ पे ओनर सेट, है ना। एक रिलेशन किसी भी सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन तब बोली जाएगी जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। दोस्तों हमारा जो अगला सेशन है, इस सेशन में हम इतना ही सीखेंगे। हमारा जो अगला सेशन है उसमें करेंगे प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्या करेंगे? प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के साथ करेंगे फन एंड फन प्रैक्टिस। देखना ना भूलिएगा। अभी तक के लेक्चर अटेंड करने के बाद अगला लेक्चर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं करवाने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, बता दूं आपको, नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, है ना। आप नोट्स बनाएं, पूरे यादगार कोर्स के नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, तुम फोड़ दोगे। यादगार कोर्स के अगर आपने नोट्स बना लिए, ये मेरी वादा है कि आप फोड़ दोगे, पूरे मैथ्स को फोड़ दोगे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। हमारी क्लासेस की जानकारी, स्पेशल क्लासेस की जानकारी ऐप के ऊपर, यूट्यूब पे सारी क्लासेस की जानकारी, हमारे जितने भी सेशन होते हैं इसके ऊपर उसकी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी। चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। आपको करना ही चाहिए ये चैनल ज्वाइन। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती हैं। अनअकैडमी ऐप डाउट पूछने का एक बहुत ही शानदार माध्यम है। यहाँ पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, डाउट किस प्रकार से अनअकैडमी ऐप पे पूछ सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट अनअकैडमी का यूसेट करके बहुत ही फेमस स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसमें इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को हासिल कर सकते हैं। 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप्स हैं। यहाँ 12 से 3 बजे तक ये टेस्ट रोज होता है। तो यार आप ये डिटेल्स देख सकते हैं, कौन किस रैंक पे कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कौन स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे इसकी लिखी हुई है मेरे दोस्तों। अप्रैल में अपकमिंग बैचेस कई सारे हैं, उसमें एम बैच एक शानदार बैच, हमारा जो बैच है रसायन लीला का, फिजिक्स जलवा और मैथ्स की माया का एम 2022 बैच जेईई मेंस और एडवांस के लिए अनअकैडमी ऐप पे 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है ना। कौन इसको ज्वाइन कर सकते हैं? 12th क्लास के स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं, उनके लिए ये बैच हेल्पफुल है। बाकी कई और बैचेस भी अनअकैडमी ऐप पे आ रहे हैं अप्रैल में, ठीक है जी। अपकमिंग टेस्ट जो अप्रैल में होने वाले हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे है। मुझको आप अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर लीजिए, अगर नहीं फॉलो किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे दोस्तों। चैनल को यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दें, घंटी बजा देना ना भूलें। चैनल की रीच जितनी ज़्यादा होगी उतने लोग फ्री एजुकेशन को एंजॉय कर सकते हैं, अनअकैडमी के इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं, हमारी यादगार सीरीज का पार्ट बन सकते हैं और हम इस सीरीज को और यादगार बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये आप लोग इस प्रकार से हंसते रहेंगे तो मैं भी इसी प्रकार से हंसता रहूंगा, ठीक है। जोकर वाली स्माइल होनी जरूरी है जीवन में, ठीक है। दिलों में और दुआओं में जगह देते रहना। बाय बाय, टेक केयर।